नमस्कार। फेसबुक लाइव में जुड़ने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, इस समय हम फेसबुक पे लाइव जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ और प्रयास रहेगा कि जो टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है कि 29 सितंबर को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु ग्रह मिथुन राशि से निकलकर वृष राशि में गोचर करेंगे और केतु ग्रह धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इसे हम अब साझा करेंगे अपने टॉपिक में, लेकिन उससे पहले आप सबका स्वागत है। गुरमीत गिल एडवोकेट साहब, भार्गव राजन, राजेश शर्मा, आशीष चौधरी, शेखर सुरी, आप सबका स्वागत है। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, भूपेंद्र सिंगला जी। और अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आइए इसे अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे सबसे पहले शेयर कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत बहुत स्वागत है भार्गव राजन और भरत मरवाहा, मनीत अत्री, सबका स्वागत है। तो पहले इसको शेयर कर लिया जाए, क्योंकि एक दो मेरे अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। मेरा अपना एक पेज है और मेरा दूसरा प्रोफाइल है कुंडली स्कैनर्स के नाम से। उन पे मैं शेयर कर लूं, आप भी कर लीजिए। तो ये जो टॉपिक है आप सब जानते ही हैं। ग्रहों के परिवर्तन के साथ मैं हमेशा आपके साथ बात साझी करता रहता हूं। जब भी गोचर में कोई बड़ा ट्रांजिट होता है ग्रहों का, तो मेरी कोशिश रहती है कि आपके साथ उस विषय को डिस्कस किया जाए, साझा किया जाए। अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं, आप अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करें, ताकि एज ए स्टूडेंट हम लोग एस्ट्रोलॉजी को और भी अच्छी तरह समझ सकें। प्रदीप ढल जी स्वागत है, संयम शर्मा, रोमा कोचर जी नमस्कार, और रॉबिन सबरवाल जी, निपुण त्रिवेदी, आप सबका स्वागत है। राहुल शेखर जी आपका भी स्वागत है। अब मैं ज़रा थोड़ा अपने डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, कंप्यूटर पे, इसको शेयर करना है मुझे अपने पेज पे। आप भी कीजिए, जिन जिन के पास अपने अपने प्लेटफॉर्म्स हैं ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर करूं, आप अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करें, ताकि एज ए स्टूडेंट हम लोग एस्ट्रोलॉजी को और भी अच्छी तरह समझ सकें। प्रदीप ढल जी स्वागत है, संयम शर्मा, रोमा कोचर जी नमस्कार, और रॉबिन सबरवाल जी, निपुण त्रिवेदी, आप सबका स्वागत है। राहुल शेखर जी आपका भी स्वागत है। लीजिए मित्रों, मेरी तरफ से तो लगभग जिस जिस ग्रुप में मैं हूं मैंने शेयर कर लिया है। आप लोग भी अपना अपना देख लीजिए। और ऑडियो और वीडियो भी लगभग क्लियर ही है। शशि जोशी जी राम राम, नवनीत सिंह ग्रोवर जी स्वागतम, बालकृष्ण जी, पंडित राजेंद्र जी, राजेंद्र संधू जी, संयम शर्मा जी, हीरा लाल जी, आप सबका स्वागत है। वरुण जोशी जी, जितेंद्र पाल जी सलूजा, चौधरी नवीन भाटिया, देवेंद्र सिद्धू, मनीत अत्री, मित्रों आप सबका स्वागत है। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे आपके साथ पिछला जो टॉपिक है हमारा, जो हमने शुरू किया था, उसको साझा करेंगे। आइए फिर अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, जो लोग बाद में जुड़े हैं उनका फॉर्मली फिर से स्वागत कर देते हैं। नमस्कार। आज के इस लाइव में मैं पंडित राजन शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब आपके नाम मैंने हटा दिए हैं, ठीक है। अब मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। हमारा टॉपिक हमेशा, जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो उन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे आएगा उसे समझना रहता है,
क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में लिखा है यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। हमारी वाणी में भी लिखा है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। और इसलिए अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों के साथ मिलकर बना हुआ ये जीव और हमारे आसपास की प्रकृति, उसके ऊपर ब्रह्मांड से आने वाली ग्रहों की रश्मियों का पूर्ण प्रभाव होता है। क्योंकि ये जो 9 ग्रह 12 राशियां हैं, इनके अंदर भी इन्हीं 5 तत्वों का, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश का प्रभाव होता है। इसलिए जिसने इसको जान लिया, समझ लिया, इसको ट्यून कर लिया, इसको अग्नि के साथ अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश का मेल समझ लिया, उसके जीवन में परेशानियां कम होती हैं। और प्राचीन समय में जब राजा महाराजा अपने वंश की वृद्धि के लिए संतान की कामना करते थे, तो वो अपने कुल पुरोहित या अपने राज ज्योतिषी से पहले सलाह करते थे कि ऐसा समय और ऐसे समाधान बताइए कि हमारा जो आने वाला बच्चा पैदा हो, जिसको वो युवराज बना सकें या राजा बना सकें या युवरानी बना सकें, उनके जन्म समय ग्रहों की स्थिति ऐसी शानदार हो कि किसी प्रकार के ये जो हम लोग रेमेडीज करते हैं उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में या हमारे भारत के 16 संस्कारों में से गर्भधान संस्कार नामक इस संस्कार को, गर्भधान संस्कार को समझकर राज ज्योतिषी अपने राजा को वो सारी विधि सिखा देता था और उनके घर में ऐसी संतान उत्पन्न होती थी जिसकी कुंडली में ये अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश 5 तत्व अपने आप ही बैलेंस होते थे। इसीलिए चक्रवर्ती राजा का बेटा भी चक्रवर्ती राजा ही बनता था। अब समय के साथ साथ ये चीज़ें हमारे जीवन शैली से निकलती गई हैं। इसलिए संतान की जब हम कामना करते हैं तो इन चीज़ों को भूल चुके होते हैं और समझ लीजिए कि आंखें बंद करके सब कुछ चल रहा होता है। और जब बेबी का बर्थ होता है, बाई चांसली अगर उसका जो गर्भाधान संस्कार है वो सही समय के अनुसार हो गया हो, बाई चांसली अपने शुभ कर्मों के कारण, तो बच्चे की कुंडली में राज योग निकल आते हैं। बच्चे की कुंडली में बड़े बड़े शानदार ऐसे ग्रह निकल आते हैं जो उसके माँ बाप के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि कुंडली का जो दशम स्थान है वो पिता का होता है और जो चतुर्थ स्थान है वो माता का होता है। और कई बार इन दोनों भावों में उच्च के ग्रह आ जाएं तो बच्चे के जन्म से माता पिता की तरक्की होनी शुरू हो जाती है, घर में लहरें बहरें होनी शुरू हो जाती हैं, घर परिवार में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे की कुंडली में माँ और बाप का चौथा और 10वां भाव जो होता है वो फलित हो जाता है। तो ये गर्भाधान संस्कार अगर सीख लिया जाए या समझ लिया जाए तो इसको नियंत्रण में भी किया जा सकता है। अदरवाइज फिर ये सब कर्मों का खेल है। अगर शुभ कर्म किए हों माता पिता ने, उस समय में वो गर्भ का बीज रोपण कर दें और 9 महीने बाद बच्चे की कुंडली में उच्च योग आ जाए तो सारी कुंडली अपने माँ बाप के जीवन को भी संवार देती है और खुद को भी संवार लेती है, क्योंकि ये कुंडली का खेल है। इसमें अगर लगन बलिष्ठ हो गया तो नाम, यश, इज्जत पैदा कर देता है। चतुर्थ बलिष्ठ हो गया तो बच्चे के जन्म के बाद घर में गाड़ियां, वाहन और मकान, भूमि, प्लाट जुड़ने शुरू हो जाते हैं। पंचम अगर बलिष्ठ हो गया तो बच्चे की एजुकेशन इतनी शानदार होती है कि वो नाम पैदा करता है अपने खानदान का। दशम अगर बलिष्ठ हो गया तो बच्चे की कुंडली के बलशाली 10वें घर के कारण पिता की तरक्की होती है, पिता के पास धन के अंबार लग जाते हैं। सप्तम अगर बलिष्ठ हो, विवाह स्थान, 7वें घर को एकदम शानदार किसी ग्रह ने सुसज्जित किया हो, तो पता चल जाता कि इस बच्चे की शादी के बाद, विवाह के बाद, जीवन में पत्नी या पति का सुख आने के बाद शानदार योग पैदा होंगे। और इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं, अगर कुंडली का 3रा भाव शुभ हो किसी बच्चे की कुंडली में, तो उसके बाद उसके भाई बहन
उसके मित्र, बंधु, सखा, दोस्त सब उसके लिए जान छिड़कने वाले होते हैं। तो ये भारत की ऐसी विद्या है, ज्योतिष शास्त्र और हमारे 16 संस्कार। अगर पुराने जमाने में चक्रवर्ती राजा के घर चक्रवर्ती राजा ही पैदा होता था, तो वो इसी महान शास्त्र का सहारा लेते थे। बड़े बड़े राजा अपने कुल पुरोहित के माध्यम से, अपने राज ज्योतिषी के माध्यम से, अपने कुल गुरु के माध्यम से। तो ये वो महान शास्त्र है, ये वो शानदार शास्त्र है कि अगर इस शास्त्र को समझ गए तो जान लीजिए कि हम अपने जीवन को, जो सफलता का जो हम मापदंड समझते हैं ना, उसको बहुत शानदार तरीके से पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ज्योतिष शास्त्र है, इसके विषय में हमारी चर्चा चलती आ रही है। अभी तक आप मेरे इस लाइव शो में सुन चुके हैं कि हमारे लगन, पंचम, नवम के यानी कि त्रिकोण के शुभ ग्रह कौन कौन से हैं जिन्हें हमेशा मजबूत रखना है। पिछले सारे लाइव आप सुन चुके हैं। अभी तक हम सुन चुके हैं कि हमारे छठे, 8वें और 12वें नेगेटिव हाउस, त्रिक स्थान कौन कौन से हैं, उन्हें किस प्रकार नियंत्रित करना है कि जीवन में ना रोग, शत्रु, कर्जा आए, ना जीवन में मृत्यु भय रहे, और ना जीवन में फालतू खर्चे, ना हॉस्पिटल में, ना कोर्ट कचहरी, थाने में, ना जेल में। ठीक है, ये भी आप सारा टॉपिक समझ चुके हैं। और साथ साथ में आपको मैं गोचर भी साझा करता रहता हूं कि गोचर के जो ग्रह होते हैं उनका हमारे जीवन पर व्यापक प्रभाव आता है। इसे आप समझ लीजिए। हमारी जो जन्म पत्रिका होती है, जो हमारी कुंडली होती है, वो होती है हमारी लाइफ का स्टेटस। मान लीजिए मेरी ही कुंडली है या आपकी कुंडली है, उस कुंडली में उच्च के ग्रह आ गए। आपकी कुंडली में मान लीजिए जब आपका जन्म हुआ तो पिता के स्थान पर उच्च का शनि आ गया, मान लीजिए। ठीक है, वो ये बता रहा है कि फादर के लिए ये बड़ा फायदेमंद होगा। उच्च का सूर्य आ गया, वो ये बता रहा है कि फादर के लिए ये बड़ा फायदेमंद होगा। अब वो है हमारी कुंडली का स्टेटस कि ये होगा। ये कुंडली बोल रही है कि अगर उसके ऊपर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है, वो किसी अन्य बुरे ग्रह के साथ नहीं है जो उसका शत्रु हो, तो वो होगा। अब उसको कैश कैसे करना है? कई बार मैं नेट पे चुटकुला देख रहा होता हूँ, जोक, कि वो एक पंडित जी हस्तरेखा देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, बेटा तुम्हारी रेखाओं में या तुम्हारी कुंडली में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो वो सामने जोक बनाने वाला क्या लिखता है कि पंडित जी पैसा अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करूं फिर? ये जोक है, लेकिन इस जोक का जवाब ज्योतिष शास्त्र में है। अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि इसमें धन है, अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि इसमें उत्तम संतान है, उत्तम विद्या है, तो उसे बैंक में कैसे भेजना है, उस विद्या को अपने मस्तिष्क में कैसे लेके जाना है, उस उत्तम संतान को अपने जीवन में कैसे लेके आना है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर इस महान विद्या, इस भारतवर्ष के महान शास्त्र वेदों के चक्षु ज्योतिष में है। इसलिए ये जो जितने भी जोक चुटकुले बनाए जाते हैं ना, ये केवल और केवल ब्राह्मण की इस विद्या को भ्रमित करने के लिए बनाए जाते हैं। क्योंकि इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। इस देश में आज नहीं घूम रहे, सदियों सदियों से। जब मुगलों ने अत्याचार किए तो वो सबसे पहले चाहते थे कि ब्राह्मण को ही समाप्त किया जाए, यही ज्ञान देता है। जब फिरंगी इस देश में आए तो उन्होंने भी यही प्रयास किया कि पहले ब्राह्मण को ही खत्म करो, पहले इनको खत्म करो, फिर खत्री को खत्म करो जो देश की रक्षा करता है, फिर वैश्य को खत्म करो जो व्यापार करता है। तो ये सदियों सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन अब ये जागृति का समय है, अब ये भोलेपन का समय नहीं है। अब वो वक्त गए, वो गए ज़माने। अब आज की जो हमारी जनता है, हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे जो लोग हैं वो जागृत हैं, वो इन बातों को समझते हैं। तो कैसे आपकी कुंडली में लिखे हुए शुभ योग, चाहे वो धन योग है, चाहे वो उत्तम संतान योग है, चाहे वो उत्तम विद्या योग है, उत्तम व्यापार योग है, वो कैसे आपको लाइफ में प्रैक्टिकली लेके आना है, वो ये महान विद्या बता सकती है। अब कई लोग ऐसे भी घूमते रहते हैं, पंडित जी मेरा तो शनि उच्च है, बहुत बढ़िया है ना। फिर आ जाएंगे कई सालों बाद मेरे पास, पंडित जी बना कुछ नहीं, शनि तो उच्च है तो बहुत बढ़िया।
मैं फिर कह देता हूँ भैया शनि को ठीक करने का ये तरीका होता है, वो फिर कहेंगे नहीं है तो उच्च है। तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके पास किसी ने चेक भरकर दे दिया और बैंक का पता ही नहीं बताया, तो आप यही कहते रहोगे पंडित जी चेक तो है मेरे पास 2 लाख का, 5 लाख का, चेक तो है मेरे पास, चेक तो है मेरे पास, बस यही कहते रहोगे मेरे पास उच्च का चेक है। लेकिन जब तक बैंक का अकाउंट नंबर ना मिले या उसके सिग्नेचर ना मिले तो तब तक वो चेक कैश नहीं होता। इसलिए धरे के धरे रह जाते हैं कुंडलियों में उच्च के बृहस्पति, उच्च के शनि, उच्च के सूर्य, जब तक उन्हें कैश करने की विधि ना समझ आए। तो यही विधि है ज्योतिष की सहायता लेना, यही विधि है अपनी कुंडली का अवलोकन करवाना। इसी विधि से ही हम देख सकते हैं हम कैसे अपनी, वो जो चुटकुला बनाते हैं ना कि तेरी कुंडली में पैसा बहुत है, तो कैसे उस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। ये शानदार विधि हमारा ज्योतिष शास्त्र है। तो इस विधि के अंतर्गत आप शुभ त्रिकोण जान चुके हैं, लगन पंचम नवम कौन से हैं। इस विधि के अंतर्गत आप नेगेटिव हाउसेस जान चुके हैं, 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव कौन सा है। इस विधि के अंतर्गत अब आपके साथ बात साझी हो रही है राहु और केतु की। राहु और केतु जो कि 1.5 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं, और इस वर्ष सन 2020 में सितंबर की 23 तारीख को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु ग्रह मिथुन राशि से उल्टी चाल में वृष राशि के मेहमान बनेंगे। अब वृष राशि वालों को पता चल जाएगा राहु क्या चीज होती है। और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अभी धनु राशि में है। धनु राशि वालों को खूब इसका पता चल गया है कि राहु और केतु की शक्ति क्या होती है। अभी तो धनु राशि में गुरु और केतु का पितृदोष भी बना हुआ है, क्योंकि गुरु और केतु के इकट्ठे होने से ही इस साल में हमें महामारी का सामना करना पड़ा था। अब जाकर ये योग टूटेगा। 23 सितंबर सुबह 7:38 पर राहु और बृहस्पति, केतु और बृहस्पति अलग अलग हो जाएंगे। तो ये जो वायरस का मामला है, ये मसला है, यू टर्न लेगा। तो याद रख लीजिए, यहाँ पर आपको ये समझ आना चाहिए कि जो पिछला लाइव था हमारा, कल संडे की तो छुट्टी रख ली थी, शनिवार का जो लाइव था उसमें मैंने आपको एक नुक्ता, एक सूक्ति, एक सूत्र बताया था कि राहु और केतु को अगर आपने देखना है कुंडली में तो आपको देखना होगा शनिदेव और मंगल महाराज की तरफ, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है शनिवत राहु कुजावत केतु। तो ये आप पिछले लाइव में भली भांति जान चुके हैं कि शनि जैसा है राहु वैसा फल देगा, मंगल जैसा है केतु वैसा फल देगा। इसीलिए महर्षि पराशर की कलम कहती है शनिवत राहु कुजावत केतु। लेकिन मैंने आपको एक कथा सुनाई थी कि कैसे सागर मंथन में से राहु और केतु का उद्गम किया था नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र थे, और कैसे शनिदेव ने राहु और केतु को ब्रह्मा जी से यह वरदान दिलवा दिया था कि उनके पास भी बृहस्पति जैसी शक्ति होगी, यानी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होगी। और शनिदेव के जो गुरु हैं वो हैं शंकर भगवान महादेव। तो आज आपको मैं छोटा सा एक और सूत्र समझाना चाहता हूं, क्योंकि लाइव शुरू करने से पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी जहां आपने सब ने पढ़ा होगा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि राहु और केतु के ऊपर हैं शनि और शनि के ऊपर हैं चंद्रमा। तो मेरे पास कई बार कुंडलियां आ जाती हैं, एक क्लाइंट्स आके मुझे कहते हैं कि पंडित जी हमारी कुंडली में तो राहु भी उच्च की राशि में है और शनि भी उच्च की राशि में है। ज्योतिष का यह फंडा कहता है कि अगर शनि उच्च है तो राहु भी उच्च है, तो फिर फल बढ़िया देगा। लेकिन राहु की महादशा में तो ये हमें कंगाली और दरिद्रता की तरफ ले जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने कुंडली के ऊपर नजर मारी, मैंने कहा भैया तुम्हारा चंद्रमा नीच है। वो कहता अब चंद्रमा बीच में कहां से आ गया? अब इसको ध्यान से समझ लीजिए। चंद्रमा महादेव की निशानी है, भगवान शंकर की निशानी है। इसीलिए चंद्रमा की जो 2.5 दिन की चाल होती है उसे महाकाल की चाल कहा गया है। 2.5 चाल महाकाल, इसीलिए चंद्रमा को कहा गया है।
अब राहु के गुरु अगर शनि महाराज हैं, कि राहु शैडो प्लैनेट है एंड राहु इज शैडो ऑफ सैटर्न, तो राहु शनि की बात सुनता है, तो शनि भी तो किसी की बात सुनते होंगे। शनि महादेव की बात सुनते हैं। शनि चंद्रमा के साथ चलते हैं, याद रख लीजिए। जिन लोगों को राहु और केतु की मिस्ट्री को सॉल्व करना है, इस रहस्य को समझना है, दोस्तों इसको याद रख लीजिए। ये आपको शायद 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 आधुनिक राइटर्स की किताबों में मिलेगा, प्राचीन ज्योतिष में तो मिल जाएगा ग्रंथों में, लेकिन उसे ढूंढने की कोई जहमत नहीं उठाते हम लोग। लेकिन ये पिछले 25-20 साल का तजर्बा आपके साथ साझा कर रहा हूं लाइव के माध्यम से। तो शनि देव शंकर जी के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं। कथा के अनुसार आप सब लोग जानते हैं कि सूर्य और शनि की आपस में बनती नहीं है, इसीलिए कुंडली में भी जब सूर्य और शनि एक ही भाव में इकट्ठे हैं, उसे भी पितृदोष कहा गया है। वहां पर भी पिता और पुत्र का झगड़ा होता ही होता है अगर कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ हों। और एक बार नहीं होता, 3 पीढ़ियां खराब होती हैं, 3 पीढ़ियां। मान लीजिए किसी के सूर्य और शनि आ गए, तो जब तक वो अनमैरिड है उसकी अपने फादर से नहीं बनेगी, और जब उसकी शादी होगी उसकी अपने पुत्र से नहीं बनेगी। तो 3 पीढ़ियों को हिट करता है ये पितृदोष सूर्य और शनि का, याद रख लीजिए। तो सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती, ये हमारी कथा बताती है। सूर्य देव ने शनि महाराज को महादेव के हवाले कर दिया कि हे शंकर भगवान, ये जो बालक है ये उद्दंड है, ये जिद्दी है, जैसे हमारे माँ बाप भी तो कह ही देते हैं, है ना। तो इसको आप अपनी शरण में ले लीजिए, इसको शिक्षक कीजिए, शिक्षित कर दीजिए, इसको संस्कारवान बना दीजिए, ज्ञानवान बना दीजिए। अब महादेव बैठे औगड़धानी, वो कहते आजा भैया, जितना जहां इतने गण घूम रहे हैं तू भी यहीं घूम। शनिदेव को महादेव ने पूछा, भोलेनाथ ने पूछा, शंकर बाबा ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। उसने कहा जी मुझे अपने पिता से ज्यादा शक्ति चाहिए, सूर्य देव से ज्यादा शक्ति चाहिए। तो शंकर भगवान ने शनि जो बालक रूप में उनके पास आए, उन्हें टालने के लिए बोल दिया कि जाओ फिर तुम जरा तपस्या करके दिखाओ, जरा जप तप ध्यान की तरफ आकर्षित हो जाओ, अपने आप को उस तरफ समर्पित कर दो, फिर देखेंगे अगर तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। तो शनिदेव ने शंकर जी से उन्हीं का पंचाक्षरी मंत्र लिया, ओम नमः शिवाय, और बैठ के जाके कैलाश पर्वत के एक तरफ कि मैं यहीं बैठकर तप करूंगा। तो शनि महाराज ने बालक रूप में ऐसी तपस्या की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसी तपस्या की कि शंकर भगवान का आसन भी डोल गया। उन्होंने पहले अग्नि को कहा कि जाओ इसको तपाओ, जब ये तप जाएगा तो हट जाएगा। अग्नि उसको तपाती रही, उसकी स्किन सारी जला दी, लेकिन अंदर से आवाज आती रही ओम नमः शिवाय। तो अग्निदेव हार कर शंकर जी के पास आ गए कि भोलेनाथ ये अग्नि के ताप से तो नहीं डर रहा। तो फिर उन्होंने कहा कि वायु इसको उड़ा दो। वायुदेव ने अपना पूरा जोर लगा दिया, आंधियां चला दी, तूफान पैदा कर दिए, बड़े बड़े पेड़ पहाड़ उड़ गए, लेकिन शनिदेव के अंदर से आवाज आती रही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे ही फिर जल देव आ गए। जल वरुण देव ने अपना पूरी शक्ति लगा दी, सारी दुनिया डुबो दी, शनि देव को भी डुबो दिया, लेकिन अंदर से आवाज आती रही ओम नमः शिवाय। अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश सब हार गए। सब ने जाके महादेव से तौबा कर ली कि महाराज ये तपस्या इसकी जो है इसको नहीं आप कंट्रोल कर सकते, ना हम कर सकते हैं, इसको तो वरदान दीजिए इस बच्चे को। तो महादेव ने शनिदेव को बुलाया और कहा कि हे शनि, तुम्हारे जैसा तो कोई तपस्वी नहीं है, तुम्हारे जैसा तो कोई हठ ही नहीं है, तुम्हारे अंदर तो हठ योग है, बल योग है, तप योग है। जाओ तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी तथास्तु। आज के बाद तुम इस कलयुग के न्यायाधीश हो। तुम्हारी कलम चलेगी तो जीवों की जिंदगी बचेगी, तुम्हारी कलम चलेगी तो जीव
अपने जीवन को खुशहाली से जी सकेंगे। आज के बाद सूर्यदेव से अधिक बल शनि महाराज के पास है। शंकर जी ने तथास्तु बोल के उसे अपने संविधान में, अपने विधि शास्त्र में, अपने ग्रह मंडल में देव, शनि देव के रूप में, दंड अधिकारी के रूप में, कलयुग के न्यायाधीश के रूप में सम्मिलित कर लिया। यह कथा मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि बाद में राहु और केतु को भी शनि देव ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलवाकर इसी संविधान में शामिल करवाया। 2 छाया ग्रह हुए और शंकर भगवान तो खुद हैं ही हैं वहां पे। इसलिए राहु और केतु जो हमारे कर्म नियंत्रक ग्रह हैं, वो सारी रिपोर्ट देते हैं शनिदेव को। शनिदेव फिर भगवान शंकर की तरफ देखते हैं, यानी कि चंद्रमा शिव जी के मस्तक पे होता है, इसीलिए उनका नाम चंद्रशिखर है। शनिदेव फिर चंद्रशिखर की तरफ देखते हैं कि अब इस जातक के, इस जीव की कुंडली में हम सब विराजमान हैं, इसको पास कर दिया जाए कि फेल कर दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो चंद्रमा कुंडली में आपकी कैसा है, यानी कि शंकर भगवान आपकी कुंडली में किस रूप में है, किस अवस्था में है, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आते हैं। सभी ग्रह हमारी कुंडली में पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आते हैं। मान लीजिए हमारे ग्रह उच्च आ रहे हैं, मंगल उच्च, सूर्य उच्च, शनि उच्च, तो इसका मतलब पूर्व जन्म में हमने मित्रों का, भाइयों का साथ दिया है तो मंगल उच्च, अपने पिता का, अपने राजा का साथ दिया है तो सूर्य उच्च, अपने गुरु की आज्ञा को माना है, अपनी विद्या को बड़े प्रेम से संभाला है तो गुरु उच्च, अपनी पत्नी को, अपनी सखी को, अपने जीवन साथी को बड़े स्नेह से रखा है तो शुक्र उच्च। तो ये जो उच्च ग्रह होते हैं ना कुंडली के, ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। इसी तरह ये नीच भी होते हैं। अगर हमने अपनी सखी को, अपनी पत्नी को धोखा दिया तो शुक्र नीच इस जन्म में बहुत सताएगा। अगर अपने दोस्त को, भाई को धोखा दिया है तो मंगल नीच, इस जन्म में वही भाई बदला लेंगे। अगर हमने बुध खराब किया भ्रूण हत्या करके तो बुध नीच, व्यापार बिल्कुल नहीं चल सकता जिनका बुध खराब हो जाए, घाटा ही घाटा पड़ेगा उनको। तो ये कर्मों का खेल है। जो हमारे पूर्व जन्मों के शुभ कर्म होंगे वो हमारे इस जन्म की कुंडली में उच्च ग्रह बनकर आएंगे, और जो हमने अधर्म किया होगा, कुकर्म किए होंगे, उनके सूचक ग्रह इस कुंडली में नीच बनकर आएंगे। और जो हम लोग आज कर रहे हैं वो भी चित्रगुप्त की किताब में लिखा जा रहा है। वो भी यमराज का सेक्रेटरी है चित्रगुप्त, लिख रहा है सब कुछ, सब भोलेनाथ के इशारे पे हो रहा है। शंकर भगवान के इशारे पे सब कर्म हमारे, तुम्हारे, मेरे, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं, सब लिखे जा रहे हैं। और ये एक नया बैलेंस शीट तैयार होगा जो अगले जीवन में मिलेगा, अगर हमें वो समझेंगे इसके कारक। क्योंकि ये सेकंड लास्ट बर्थ होता है, जो मानव का तन होता है, इसको सेकंड लास्ट कहते हैं। और लिखा है तुलसीदास जी ने, बड़े भाग मानव तन पाया, बड़े भाग मानव तन पाया। क्योंकि इस चोले में, इस मानव के चोले में हम जहाँ पंच तत्वों के साथ बनते हैं, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश के साथ, वहाँ हमें मन, बुद्धि और अहंकार भी प्रदान कर देते हैं प्रभु कि जाओ अब तुम चला के दिखाओ अपनी सृष्टि खुद। मन, बुद्धि, अहंकार। अब हम अहंकार पे कितना नियंत्रण करते हैं, अपने मन को कितना काबू करते हैं और अपनी बुद्धि को कितना पॉजिटिव रखते हैं, ये हमारे जीवन की, इस जीवन की चलाने की विधि है। कि पंच तत्वों का बना यह शरीर, 84 योनियां पूरी करनी है हमने। वो सूफी संत गाते हैं ना, 5 बारियां 84 बूहे टप के आया मैं हवा बन के। तो वो पंच तत्वों का शरीर 84 जूनियां पूरी करके बड़े भाग मानव तन पाया, ये थ्योरी है। 5 बारियां 84 बूहे टप के, तो ये हम ऐसे पहुंचे यहाँ पे। तो इसलिए इस जन्म में, इस जीवन में जो हमारे पास जन्म पत्रिका होती है, हमारे पास जो कुंडली होती है, उसका विवेचन करना, उसका बारीकी से निरीक्षण करना, उसे बिल्कुल शार्प तरीके से, बहुत एक्सीलेंट वे से उसको समझ लेना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़ी प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए
राहु और केतु के गुरु शनिदेव और शनि के गुरु महादेव चंद्रमा, याद रख लीजिए। तो चंद्रमा, आपको मैंने बताया अभी कि मेरे पास एक साहब आ गए, कहते जी हमारी कुंडली में तो राहु भी उच्च है, केतु भी उच्च है, लेकिन मैं ठन गोपाल हूँ। मैंने कहा तेरी कुंडली में चंद्रमा नीच है। वो कहता अब ये चंद्रमा का क्या लेना देना हो गया राहु केतु शनि के साथ। तो फिर ऐसे इंसान को बताना पड़ता है कि सारा खेल सृष्टि के संहार करता महादेव शिव का है, शंकर भगवान का है ये सारा खेल, शिव जी का खेल है ये सारा। इसलिए जब भी हम रोज की जिसको आप लोग किताबों के माध्यम से, है ना, रसालों के माध्यम से, नेट के माध्यम से देखते हैं ना, आज का दिन कैसा जाएगा, जिसको राशि फल कहते हैं, वो चंद्र राशि होती है। आप अपने लगन से उस राशि को काउंट कर लिए कहाँ आ गई। ये 2.5 दिन का चंद्र का खेल होता है। चंद्र राशि अलग अलग राशियों में घूमता रहता है। लगन से आप चंद्र राशि को काउंट कर लीजिए कि किस भाव में है। रोज की मैं बात बता रहा हूं आपको। तो आपको कोई दिन तो ऐसा लगेगा कि हम बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, जिस काम में हाथ डाल रहे हैं सब काम बनते जा रहे हैं, है ना। अचानक आज सारी डील फाइनल हो जाएगी, लिखा जाएगा कि कल पेमेंट के एडवांस मिलेगा, ये वो, अगले दिन वो सारा काम खराब हो जाता है, क्योंकि वो 2.25 दिन के बाद चंद्रमा अगले हाउस में चला जाता है। और वो अगर बाई चांस वो ऐसा हाउस हुआ जैसे कुंडली का अष्टम स्थान कि चंद्रमा 7वें से निकल के 8वें में चला गया, तो समझ लीजिए वो सारा खेल खराब हो जाएगा, वो मृत्यु स्थान में चला गया, 2.5 दिन अब वहां रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि क्यों चंद्रमा जिस दिन नीच की राशि में जाता है, जिस दिन लगन से 6ठे भाव में जाता है, जिस दिन लगन से अष्टम भाव में जाता है, जिस दिन लगन से व्यय भाव यानी कि 12वें भाव में जाता है, या चंद्रमा गोचर करता हुआ जिस दिन शनि के साथ मिलकर विष योग बना देता है, या राहु और केतु के साथ मिलकर चंद्र ग्रहण दोष बना देता है, क्यों वो वाले 2.25 दिन हमारे पूरे के पूरे वेस्ट हो जाते हैं, पूरे के पूरे मेंटल टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बनते काम क्यों बिगड़ते हैं उन 2.25 दिनों में? क्योंकि वो पूरी लाइन खराब हो जाती है। चंद्र नीच हुआ, शनि नाराज हो जाएगा, शनि नाराज हुआ, राहु और केतु ने फिर अफलातून बन जाना, पूरी हुड़दंगबाजी करेंगे, पूरी हुड़दंगबाजी करेंगे। जिस दिन चंद्रमा गोचर में नीच हुआ, शनि के साथ विष योग में हुआ, राहु या केतु के साथ ग्रहण योग में हुआ, उस दिन महादेव नाराज हैं भैया। अगर शंकर बाबा नाराज है तो शनिदेव ने भी आंखें बंद कर लेनी है। जब शनिदेव ने आंखें बंद कर ली तो शनिदेव के 2 शिष्य हैं, राहु और केतु, पूरा हुड़दंग मचा देते हैं, फिर हाहाकार मचा देते हैं जीवन में। बनता हुआ काम चुटकी में जब बिगड़ता है तो खेल राहु केतु का होता है। सारा कुछ तय हुआ पड़ा हो, राज तिलक की तैयारी हो रही हो, पूरे राजमार्ग में दीप माला चल रही हो, शहनाइयां बज रही हो, अयोध्या हो, भगवान राम का घर हो, दशरथ महाराज बड़े खुश हों कि अगले दिन सुबह अपने बड़े पुत्र युवराज राम को राज्य तिलक किया जाएगा, तो देवताओं के घर में अंधेरा था उस दिन। सुन लीजिए, नीचे अयोध्या में शहनाइयां बज रही थी, लेकिन ऊपर विष्णु भगवान के घर में अंधेरा था। सब चुप थे कि हो क्या रहा है, हमारे हाथ से निकल रही है सारी कहानी। नारद मुनि जी ने जाकर कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, हे नारायण, जिसलिए ये आपका अवतरण हुआ है रावण के अंत करने के लिए, ये उस तरफ नहीं जा रही अब बात। अगर भगवान राम को तिलक लग गया तो वो रह गए अयोध्या में, फिर वो कभी लंका तक नहीं पहुंचेंगे। तो प्रभु ने कहा कि हे नारद, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप बताइए, कोई युक्ति समझाइए, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने याद किया फिर राहु को, उन्होंने राहु को याद किया और बुलाया और कहा कि हे राहु महाराज, आज आपकी आवश्यकता आ गई है। उन्होंने माता सरस्वती को याद किया, तो मां सरस्वती ने कहा कि हे राहु, तुम मेरे अनन्य भक्त हो तो मेरी ये बात मान लो
कि मंथरा और कैकई की बुद्धि में जाके घुस जाओ और उनकी वाणी पर स्वयं मैं बैठूंगी जाकर। तो राहु मंथरा और कैकई की बुद्धि में रात्रि समय घुस गए और वाणी पर बैठ गई जाके माता सरस्वती। और मां कैकई जिसने बड़े प्यार से लाड से पाला था श्री राम को, और माता मंथरा जो दाई थी भगवान राम की, उनकी बुद्धि में घुसे हुए राहु ने ऐसा खेल खेला, ऐसा खेल खेला कि अगले दिन, जिसको आप कहते हैं कि राज तिलक होगा, प्रभु को वनवास मिल गया था 14 दिन का। तो ये खेल है राहु केतु का। जब सारा बना बनाया काम क्षण भर में, बिल्कुल एकदम 1 मिनट में, एक चुटकी में नष्ट हो जाए, तो समझ लीजिए कुंडली में एप्लीकेबल हो गया है राहु और केतु। दिस इज मिस्ट्री ऑफ राहु एंड केतु। और इस खेल के पीछे देवता है, इस खेल के पीछे शंकर भगवान है, विष्णु जी हैं, चंद्रमा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसा है, क्योंकि चंद्रमा अगर कुंडली में बढ़िया ना हुआ तो उच्च का शनि लेकर घूमते रहिए, कुछ नहीं होगा। चंद्रमा अगर बढ़िया ना हुआ, उच्च का राहु लेकर घूमते रहिए, कुछ नहीं होगा। ये है ज्योतिष की बारीकी, ये है ज्योतिष का वो तजर्बा, वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस जो मैंने 20 साल कुंडलियां देखकर आपके साथ साझा किया है। तो अगर शनिदेव आंखें मूंद कर सो रहे हों, राहु और केतु हुड़दंग मचा देते हैं, इसे याद रख लीजिए। अगर चंद्रमा कुंडली में किसी भी प्रकार से नीच हो, विष योग में हो, चंद्र ग्रहण दोष में हो, तो चंद्र शनि राहु केतु इन सब का आपको शुभ प्रभाव नहीं मिल पाएगा। दिस इज स्टेटस ऑफ हॉरोस्कोप। और यही प्रभाव हमें डेली जब हम राशिफल देखते हैं तब भी ऐसा यही मिलता है। और आज का जो संदर्भ है गोचर का, इसे आप समझ लीजिए। हालांकि मिथुन राशि में राहु को उच्च माना गया है, आने वाली वृषभ राशि में भी उच्च माना गया है, लेकिन शनिदेव आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। शनिदेव मई से वक्री हैं, मई से 29 सितंबर तक अभी भी शनिदेव आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। 29 सितंबर 2020 तक, इस डेट को आप समझ लीजिए, मई से शनिदेव वक्री हैं। इसलिए 29 सितंबर तक वक्री रहेंगे। जब तक शनि वक्री रहेंगे, चाहे राहु उच्च की मिथुन राशि में गोचर कर रहा था, वो फल नहीं दे पाया। उल्टा काम बंद हुए, कारोबार बंद हुए, अर्थव्यवस्थाएं चरमा गई, सारी दुनिया लॉकडाउन में फंस गई। ये देखा है आपने। जब राहु उच्च हुआ, शनि वक्री हुए, तो मान लीजिए कि एक कक्षा में शरारती बालकों को छोड़कर हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं, वो वक्री हो गए। वक्री मतलब उल्टी तरफ चले गए। तो वो जो उच्च के विद्यार्थी हैं, जिसको राहु केतु हम लोग कहते हैं, तो उच्च का होना तो और खतरनाक हो गया। फिर उच्च तो अगर किसी दंभी के पास गन हो और उसको कंट्रोल कोई ना करने वाला हो, तो फिर वो गन चला देता है। तो मई से लेकर 29 सितंबर तक, जब तक शनि वक्री, राहु और केतु को नियंत्रण में करने वाला कोई नहीं। ऐसे ही मई से लेकर 13 सितंबर तक बृहस्पति भी वक्री हैं। एक ऐसी कथा मैंने सुनी है जहां बृहस्पति ने, केतु ग्रह ने देव गुरु बृहस्पति को अपना गुरु धारण कर लिया था। केतु ग्रह ने देव गुरु बृहस्पति को अपना गुरु धारण कर लिया था। तो जब तक गुरु वक्री, केतु का शुभ फल नहीं मिला, मई से गुरु भी वक्री हैं, जब तक शनि वक्री, राहु का शुभ फल नहीं मिल पाएगा। अब क्योंकि अभी राहु और केतु की हम मिस्ट्री को खोल रहे हैं, धीरे धीरे आपके लगन तक भी लेके आऊंगा कि 29 सितंबर के बाद मेष लगन के लिए कैसा होगा, वृष लगन के लिए, ये भी सारा आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन जब तक इसके पीछे की मिस्ट्री को नहीं समझ पाए, तब तक आपको इस कुंडली की बारीकी समझ नहीं आएगी। और साथ में हमें सीखना पड़ेगा हमारा गोचर भी। अब ये बात समझ लीजिए कि 13 सितंबर को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, तो केतु के शुभ फल मिलने की
संभावना बन जाएगी, क्योंकि केतु ने बृहस्पति को कहीं ना कहीं अपना उस्ताद माना है, गुरु माना है। केले का जो पौधा होता है उसको गुरु कहते हैं, लेकिन केले का जो फल है केला, बनाना, उसको केतु कहते हैं। तो वो गुरु और केतु की दोस्ती है वहां पे। तो ये समझ लीजिए आप, अभी भी ये इकट्ठे बैठे हुए हैं, बृहस्पति केतु अभी भी इकट्ठे बैठे हुए हैं। इसे गुरु चंडाल दोष बोला गया है शास्त्र में, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ जाती है। राहु की दृष्टि से सब मलिन हो जाता है। जितने मर्जी राजयोग बने हो, लोग कहते हैं मेरी कुंडली में गज केसरी योग है, मैंने पुखराज पहन लिया, पंडित जी आज तक कुछ नहीं बना। मैंने कहा भैया राहु की दृष्टि पड़ रही है। गज केसरी योग यानी कि दूध के गिलास में मक्खी पड़ गई है तुम्हारे। राहु की दृष्टि है गज केसरी योग के ऊपर, तो दूध के गिलास में मक्खी पड़ गई है, कोई फायदा नहीं है। लोग कहते हैं मेरा उच्च शुक्र है पंडित जी, आज तक मैंने उच्च शुक्र के आनंद नहीं लिए। तो मैंने कहा देख लो कहीं राहु देख रहा होगा। तो ये सारे सिस्टम को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक ये उच्च के ग्रह लेकर जितने मर्जी घूमते रहिए, सब बेकार होते हैं। और पिछले लाइव में मैंने आपको यह भी बता दिया था, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात घुसाई हुई है, खासकर वो लाल किताब के सिस्टम ने घुसाई है, कि तीसरे छठे 11वें घर में राहु बड़े राजयोग देता है। बिल्कुल ठन ठन गोपाल भी कर देता है, 0 अंडा भी दे देता है, क्योंकि सारा खेल शनि और चंद्रमा के पीछे है। अगर कुंडली में शनि अच्छा होगा, चंद्र शुभ होगा, तो 11वें घर का राहु कुछ देता है। और अगर 11वें घर में भी राहु के साथ गुरु मंगल सूर्य कोई भी आ गया, तो वो पितृदोष बन जाता है। तो ये बहुत बारीक खेल है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा आसान शब्दों में आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको समझ आती है तो थम्स अप दिखा दिया कीजिए। तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। अब क्योंकि हम राहु और केतु की बातें कर रहे हैं, राहु ग्रह आप सब नोट कर लीजिए, 23 सितंबर 7:38 सुबह दोनों राहु और केतु राशियां बदलेंगे। राहु मिथुन से निकलकर वृष में आ जाएगा, केतु धनु से निकलकर वृश्चिक में आ जाएगा। ये दोनों राशियां भी उच्च की राशियां मानी गई हैं राहु केतु की। इसका मतलब यह हुआ कि राहु केतु तो अगले 1.5 साल भी उच्च राशि में है। अगर शनि और बृहस्पति की स्थिति बढ़िया रही, क्योंकि शनि को मानते हैं राहु, बृहस्पति को मानते हैं केतु जी, अगर शनि और बृहस्पति की स्थितियां अच्छी रही तो अगले 1.5 साल बहुत शानदार जाएंगे सारी दुनिया के। और एक बात है जो सब लोग भूल चुके हैं, जनवरी में ही 24 जनवरी के दिन शनि देव अपने घर में आए हुए हैं, 30 वर्ष बाद मकर राशि में आए हुए हैं, 30 साल बाद। तो हमें जहां राहु और केतु के गोचर को देखना है, वहां शनि और बृहस्पति को भी देखना है। आज मैं आपको शनि की अगली चाल बताना चाहता हूं, इसे नोट कर लीजिए। शनि देव ने अपनी मकर राशि में रहना है 29/4/2022 तक। नोट कर लीजिए, 29/4/2022 तक शनिदेव मकर में तगड़े ही रहेंगे। इसका मतलब अगले 1.5 साल राहु केतु से फायदा लिया जा सकता है। अब दोबारा जब भी शनि अस्त होंगे या वक्री होंगे, कितने दिन के लिए होंगे, उतने दिन हमें वैसे ही झेलना पड़ेगा जैसे ये पिछले 6 महीने हमने लॉकडाउन के झेले हैं। अब वो नोट कर लीजिए कि 29 तारीख को तो शनि ठीक होने वाले हैं, उसके बाद शनि ने दोबारा अपना रूप कब पलटना है, वो भी तारीख मेरे पास है। शनि देव अस्त होंगे 12 जनवरी 2021 को। नोट कर लीजिए, शनि देव अस्त होंगे 12 जनवरी 2021 को, और 34 दिन अस्त रहेंगे। 34 दिन 12 जनवरी 2021 को शनि अस्त हो जाएंगे, और 15 फरवरी 2021 तक अस्त रहेंगे। 15 फरवरी 2021 तक। तो जो अब 29 सितंबर को शनि देव की स्थिति शुभ हो रही है, ज्योतिष शास्त्र ये कह रहा है कि सब काम कारखाने फिर से चल पड़ेंगे, लोगों के जीवन में फिर से उत्साह आएगा, फिर से कारोबार चलेंगे, फिर से मजदूर अपनी मशीनों को संभालेंगे, फिर से लोग ट्रेडिंग में आएंगे, जेब में पैसा आएगा 29 सितंबर से, जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे। दोबारा
12 जनवरी 2021 को अस्त हो जाएंगे। इसे भी आप साजन भार्गव सारा अपडेट कर रहा होता है, इसे भी लिख दो साजन कि शनि अस्त होंगे 12 जनवरी 2021 को और अस्त रहेंगे 15 फरवरी 2021 तक। ये वाले जो 30-34 दिन होंगे ये फिर परेशानी पैदा कर देंगे, क्योंकि जैसे ही शनि अस्त होंगे राहु केतु ने फिर हुड़दंग मचा देना है। तो एक चीज तो ये नोट कर लीजिए। अब दोबारा शनि वक्री कब होंगे, जैसे अभी हम शनि वक्री को झेल रहे हैं 29 सितंबर तक, दोबारा शनि वक्री कब होंगे ये नोट कर लीजिए। दोबारा शनि वक्री होंगे 23 मई 2021 को और 141 दिन वक्री रहेंगे 11 अक्टूबर 2021 तक। यानी कि अगले साल भी मई से लेकर अक्टूबर, जैसे इस साल हमने झेला है मई से लेकर अक्टूबर, उस समय भी शनि वक्री ही रहेंगे। डेट दोबारा बता देता हूं, 23 मई 2021 को शनि वक्री होंगे और 11 अक्टूबर 2021 को दोबारा जाकर मार्गी होंगे। ये डेट्स अब मैंने आपको पहले क्यों बताई हैं, इसलिए बताई हैं क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में फिर अचानक घटनाएं हो जाती हैं। अगर पहले ही पता हो कि इतने किलोमीटर आगे जाएंगे, आगे सड़क पे खड्डा है, उस खड्डे से बचने के लिए पहले ही घर से औजार लेकर जाने पड़ेंगे। अभी आपको मैंने बता दिया है कि जो 29 सितंबर को शनिदेव वक्री से मार्गी होकर लाभ देंगे वो 12 जनवरी 2021 को दोबारा अस्त भी होने हैं। और जब जब शनि वक्री होंगे, जब जब शनि अस्त होंगे, तब तब राहु और केतु वही हुड़दंग मचाएंगे जो अभी हम लोगों ने लॉकडाउन के रूप में झेल लिया। अर्थव्यवस्था चरमरा गई, घरों के बजट हिल गए हैं, फालतू की गाड़ियां खड़ी हैं, तेल डालने के लिए पैसे नहीं हैं, बिजली के बिल मोटे मोटे आ रहे हैं, सरकार कोई रियायत नहीं दे रही है, बैंकों के लोन लिए हुए किश्त देने के लिए पैसे नहीं है और बैंक रियायत देने को तैयार नहीं है। ये जो खेल सारा हमने झेला है ये तब तब होगा जब जब राहु उच्च होगा, शनि वक्री या अस्त होगा। इन तारीखों को पहले ही नोट कर लीजिए। ये पहले ही क्यों बताया जाता है, ताकि हम लाइफ को मैनेज कर लें। पहाड़ की जिंदगी अगर आप देखेंगे ना, पहाड़ी जिंदगी जहां पर बर्फ पड़ जाती है, तो वो 4 महीने खूब काम करते हैं, खूब काम, 4 महीने काम करते हैं पहाड़ी लोग जहां पे बर्फ पड़ जाती है। ऊंचे ऊंचे दर्रों की बात कर रहा हूं। वो 4 महीनों में इतना काम करते हैं कि वो अपने घर में अगले 4 महीनों का राशन जमा कर लेते हैं, जो बर्फ के 4 महीने होते हैं। पहले 4 महीनों में इतना काम करते हैं कि अगले 4 महीने वो अपने घर में मैगी के 100-100 200-200 पैकेट रखते हैं। क्योंकि मैं जब पहाड़ पे गया तो मुझे मैगी ही खाने को मिल रही थी हर जगह। मैंने कहा भैया तुम लोग मैगी क्यों खाते हो? कहते कि पंडित जी यहाँ पर बर्फ पड़ती है 4 महीने और हम उससे पहले वाले 4 महीने दबा के काम करते हैं, आटा चावल राशन घी जो जो चाहिए होता है, और मैगी ले आते हैं साथ में, नूडल्स जो है। तो ये है एकदम से बनने वाली चीज़। इसका क्या मतलब हुआ, मुझे पहाड़ियों ने सिखा दिया कि अगर वो 4 महीने दबाकर काम कर लिया जाए, जिन 4 महीनों में ये शनिदेव शुभ होते हैं, बृहस्पति शुभ होते हैं, तो उन 4 महीनों में भूखों मरने की नौबत नहीं आती जब लॉकडाउन में रहना पड़ता है। क्योंकि पहाड़ी से पूछिए जहां बर्फ पड़ती है, वो तो हर साल लॉकडाउन में रहते हैं। हम लोगों ने तो अब झेला है ना, तो वो शिक्षा मुझे वहां से मिली। और इस साल क्योंकि ये जो संवत चल रहा है हमारा 2077, इसको कहते हैं प्रमादी। ये जो आप पंचांग है ये अपने घर में जरूर रखा कीजिए। ये पंचांग जो है इसमें ऐसी ऐसी जानकारियां हैं कि नासा भी फेल हो जाएगा। जिस दिन इसमें लिख दिया कि ग्रहण लगेगा, उससे 1 मिनट 1 सेकंड ऊपर नीचे नहीं हो सकता। हर रोज का लिखा होता है सूर्य उदय सूर्य अस्त, 1 मिनट 1 सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता।
और ये वेदों से चली आ रही है, ये पंचांग वेदों से। नासा तो अब पैदा हुआ है 50-60 साल पहले, ये वेदों से चली आ रही है। और इस पंचांग में लिखा हुआ है पंडित जी ने कि इस साल के राजा बुध हैं, मंत्री चंद्रमा है, साल का नाम है प्रमादी। प्रमादी को कहते हैं आलस्य, लॉकडाउन, सुस्ती पड़ जाना। और इस पंचांग में पहले ही लिख दिया था, क्योंकि पंचांग तो छप कर आ जाता है पहले ही मार्च से, तो पहले ही पंचांग में यह लिखा हुआ था कि प्रमादी नामक संवत होगा, राजा बुध मंत्री चंद्रमा होगा, संवत की सवारी गीदड़ पे होगी। गीदड़ पे जब संवत सवार होके आता है तो उस संवत में महामारी फैलती है, उस संवत में भूकंप, भूचाल, बाढ़ आती है, उस संवत में राजनीतिक उथल पुथल होती है, उस संवत में अनियंत्रित होता है सब कुछ, युद्ध लग जाते हैं बड़े बड़े। तो ये 100 रुपए का पंचांग होएगा, इसमें वो जानकारी भरी रहती है जो नासा पता नहीं कितने कंप्यूटर चला चला के फिर बाद में कहते थे जो भारत के पंचांग में लिखा वही ठीक है। तो ये वो खेल है जो आप सबको समझना चाहिए। और ये बहुत सारे लोग, जब ये बहुत हमारी महामारी फैली कोविड है ना, तो बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए, तो पूछने लगे कब होगा, कब होगा, कब ठीक होगा। तो मैंने बहुत खंगाला, नेट को भी, गूगल को भी, यूट्यूब पे भी, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की बड़ी बड़ी मैंने भविष्यवाणियाँ देखी, सब तारीखें फेल हो रही हैं, सब तारीखें। कोई इसको 15 अगस्त को ठीक कर रहा था, कोई इसको जुलाई को ठीक कर रहा था, कोई इसको 1 सितंबर को ठीक कर रहा था। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था? अगर किसी को याद है तो मुझे कमेंट लाइन में बता दे कि ये कब, कैसे, क्यों खराब हुआ है और कब ठीक होगा। दोस्तों याद रख लीजिए, 6 अप्रैल 2021 के दिन ये प्रमादी संवत समाप्त हो जाएगा, तब जाकर हमें इन मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। 6 अप्रैल 2021 के दिन जैसे ही संवत समाप्त होगा, जैसे ही, वैसे ही अगला संवत शुरू हो जाना। आनंद, आनंद का मतलब क्या है? एंजॉय, फेस्टिवल्स, जीवन में उत्साह आना, जीवन में खुशियां आना, जीवन में आनंद की फिर से प्राप्ति हो जाना। तो ये मैंने जितने भी फेसबुक छांट ली, एस्ट्रोलॉजर छांट लिए, यूट्यूब छांट ली, गूगल छांट लिए, किसी की 15 अगस्त निकल गई, किसी की 15 जुलाई निकल गई, किसी की सितंबर निकल गई। 6 अप्रैल 2021 को जब तक गीदड़ पर सवार ये प्रमादी संवत जाता नहीं, तब तक मुसीबतें अभी पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसलिए प्रिपेयर योर सेल्फ। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सारे मित्र लिख रहे हैं, असीम डोगरा ने लिख दिया, राजेंद्र संधू जी ने लिख दिया, भरत मरवा ने लिख दिया, मितुल गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जब तक ये संवत जाता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश जैन जी, श्वेता ढांडा जी, आप सब बहुत अच्छे मेरी तरह ज्योतिष के फॉलोअर हैं, विद्यार्थी हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों से जुड़ के कि आप इसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और याद भी रख रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है कि आपने याद भी रखा है। विक्रम सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, पूनम जी शुक्रिया। तो 6 अप्रैल 2021 के दिन ये संवत समाप्त होके आनंद संवत आएगा, तो जीवन में फिर से आनंद आएगा। इसलिए प्रिपेयर कीजिए अपने आप को बिल्कुल एकदम एक सैनिक की तरह प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि ये चीज़ जो हमारा शास्त्र है वो हमें पहले ही सब कुछ बता देता है। तो दोस्तों याद रख लीजिए कि संवत जब समाप्त होगा तो हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। तो मैंने अभी अभी टाइम देखा है, टाइम हो गया 1 घंटा पूरा। ठीक है, लंबा लाइव नहीं करेंगे। तो आज के इस लाइव का आप सार दोबारा नोट कर लीजिए, है ना। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो कोई कहानी या कोई कथा लिखते थे तो नीचे सार लिख देते थे। हमारे टीचर कहते थे नीचे सार जरूर लिख दो। तो आज के इस लाइव का सार ये है कि कुंडली में अगर चंद्रमा नीच हुआ, चंद्रमा राहु या केतु के साथ ग्रहण दोष में हुआ, चंद्रमा शनि के विष योग में हुआ, चंद्रमा 6, 8, 12 में कमजोर हुआ, तो उच्च के शनि और उच्च के राहु से अगर फायदा लेना है तो भूल जाइए। क्योंकि चंद्रमा आपका अगर कमजोर हुआ तो चंद्रमा शंकर भगवान का सूचक है, उसके शिष्य हैं शनि, वो चाहे उच्च हों
वो अपने गुरु की तरफ देखते हैं, और उसके शिष्य हैं राहु और केतु, वो भी चाहे उच्च हों, वो अपने शिष्य की तरफ देखते हैं। तो आज के इस लाइव का सार ये है कि चंद्रमा अगर खराब हुआ तो आपकी कुंडली के उच्च के ग्रह राहु केतु शनि तीनों शुभ फल तभी देंगे जब आप उपाय का सहारा लेंगे, ऐसा उपाय करेंगे कि कुंडली में चंद्रमा को मजबूत किया जाए। तो ये अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से अलग अलग तरीके से चंद्रमा को मजबूत किया जाता है, क्योंकि मेष लगन के लिए वो सुख का स्वामी है, वृष लगन के लिए वो पराक्रम का स्वामी है, मिथुन लगन के लिए वो धन का स्वामी है, कर्क लगन के लिए तो नाम यश इज्जत का स्वामी है, सिंह लगन के लिए वो व्यय का स्वामी है, कन्या लगन के लिए वो लाभ का स्वामी है, तुला लगन वालों के लिए वो कर्म का स्वामी है, वृश्चिक लगन वालों के लिए वो भाग्य का स्वामी है, धनु लगन वालों के लिए वो मृत्यु स्थान का स्वामी है, मकर लगन वालों के लिए वो पति स्थान या पत्नी स्थान का स्वामी है, कुंभ लगन वालों के लिए वो रोग शत्रु कर्जा दे सकता है, और मीन लगन वालों के लिए वो संतान का स्वामी है। यानी कि चंद्रमा के अलग अलग रूप हैं कुंडली में। ऐसा ना हो कि चंद्र मजबूत करने के लिए हर बंदा मोती पहन ले मेरी तरह। मैं तो इसलिए पहन सकता हूं, मैं वृश्चिक लगन हूं, मेरे भाग्य का स्वामी है, मुझे किस्मत को तेज रखना है। अगर किसी का चंद्रमा वृश्चिक लगन वालों का भाग्य का स्वामी होकर राहु या केतु के साथ हुआ या शनि के साथ हुआ, तो अगर गलती से आपने ये मोती पहन लिया कि ये तो मेरा भाग्य तेज कर देगा, बिना राहु केतु शनि को ठीक किए, तो ये भाग्य बर्बाद कर देगा। याद रख लीजिए, मेरे पिछले लाइव जो त्रिक भावों के आपने सुने हैं, उसका मतलब ही यही है कि जब तक नेगेटिव ग्रह दूर नहीं करोगे, तब तक ये हीरे मोती पन्ने पुखराज सब बेकार होते हैं, चाहे 1 लाख का हो तो चाहे 50 लाख का हो। इसलिए जो रतन आपको बताए जाते हैं, उनके स्वामी ग्रह अगर अपने शत्रुओं के साथ है, बिना उनकी शांति पूजा के ये रतन आपको बर्बाद कर देंगे। याद रख लेना, इनमें विष होता है, रत्नों में भी विष होता है, क्योंकि अगर मेरा ही चंद्रमा राहु के साथ हुआ तो चंद्रमा में राहु का विष होगा, उसको पहले ठीक करना पड़ेगा, उसकी आभा ब्लू कलर को दूर रखना पड़ेगा, फिर उसका लाभ मिलना है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। याद रख लीजिए, आप पुखराज पहन रहे हैं तो कुंडली में गुरु राहु गुरु केतु का दोष हुआ तो पुखराज आपका नुकसान कर देगा। नीलम पहन रहे हैं तो नीलम शनि सूर्य वाली कुंडली हुई, शनि राहु वाली हुई तो नीलम आपको बर्बाद कर देगा। मूंगा पहन रहे हैं तो मंगल राहु का अंगारक दोष हुआ, मंगल शनि का अंगारक दोष हुआ, तो मूंगा आपके एक्सीडेंट करा देगा, ऑपरेशन करा देगा, गुस्सा चढ़ा देगा आपको। तो जब तक एंटी प्लैनेट को ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये मोती मूंगे पुखराज को नमस्ते बुलाया कीजिए। ये जो त्रिशक्ति की थ्योरी मैं आपको सिखाता रहता हूँ कि सेहत गृहस्थी भाग्य को तेज करें, तब काम आएगी जब इनके शत्रुओं को दूर करेंगे। तो ये आज के लाइव का आप सार समझ लीजिए कि आज आपने ये समझ लिया है, चाहे कुंडली में राहु उच्च हो, शनि उच्च हो, चंद्रमा अगर वीक हुआ, खराब हुआ, तो बिना चंद्रमा को साधे हम लोग राहु केतु शनि से लाभ नहीं ले सकते। ठीक है, आज का ये लाइव अब यहाँ पे मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। बीच में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, उन सब कमेंट्स को मैं बाद में हमेशा रीड करता हूँ। और मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि कुछ मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो बड़ा अच्छा रोल अदा करते हैं। जब भी कोई प्राइवेट कुंडली भेजता है तो उनको लिख देते हैं कि पंडित जी का नंबर मोबाइल का ये है, उस पर आप जाके संपर्क कर लीजिए। वहाँ तक तो है, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ मेरे ऐसे भी कलाकार दोस्त हैं जो लोगों को नीचे लिखते रहते हैं, इसका ऐसे उपाय होगा, आप एक ही नारियल से सारा खानदान ना कर ले, ये कर ले। अब उनसे बच कर रहिएगा, उन दोस्तों से। उनकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग नीचे उपाय लिख रहे हैं मेरे ही क्लाइंट्स को, मेरे ही कमेंट्स के नीचे वो अपनी सलाहें दे रहे हैं। वो पंडित राजन शर्मा उनका कोई जिम्मेदार नहीं है। मेरा उन्हें बड़ा थैंक्स है कि वो मुझे सहायता करते हैं, क्योंकि मैं टाइप नहीं कर सकता, मेरा नंबर दे देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो अपना दिमाग चला रहे हैं, उन लोगों से आपको थोड़ा सा बच कर रहना पड़ेगा। वहाँ पर पंडित राजन शर्मा की कोई जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए। नीरू शर्मा जी ने मेरे हैप्पी बर्थडे का मुझे एडवांस विश कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने याद रखा कि 8 सितंबर यानी कि कल सुबह मेरा
प्रकट प्रकट दिवस है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने मुझे याद रखा। तो दोस्तों, ऐसे ही जुड़ते रहिए, इस राहु केतु के रहस्य को, इस मिस्ट्री को, इस लाइव को हम जरूर आगे लेके जाएंगे। और असीम डोगरा जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि 786 का क्या रहस्य है। 786 इसका जोड़ 3 आएगा, उसको भी आप जोड़ लीजिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही निकलेगा। और उसको अपभ्रंश करके ओम का अल्लाह बनाया हुआ है, वो मैं आपको एक पोस्ट डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करने की बजाय अगर आपको मैं दृश्यम दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि 786 क्या है। वो ओम है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनका जोड़ भी त्रिशूल ही आता है। ठीक है, तो गॉड का आप सुन चुके हैं पहले ही, GOD, गॉड का मतलब आप समझ चुके हैं, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर भगवान विष्णु का, और भगवान ब्रह्मा जी का और भगवान शंकर जी का सूचक है शब्द गॉड। और 786 का मतलब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आप ये भी समझ लीजिए, मेरे अपने मोबाइल नंबर में आता है 786, मेरा अपना नंबर जो है 9872065786 आता है। और मैंने अपने प्रोवाइडर को कहा था मुझे चाहिए 5 6 7 8 9, उसने मुझे दे दिया 6 5 7 8 6। तो बाद में जब मैंने उसको 786 को खंगालना शुरू किया तो आपके सामने उसका मैं एक पोस्ट डालकर साझा करूंगा क्या भेद है वो। नीचे बहुत सारे मित्र जन्मदिन की मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया। आप लोग जो मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, ईश्वर आपके जीवन में खुशियां लाए, कृपा बरसाए, और ये सारे ग्रह पंडित राजन शर्मा के माध्यम से आपके ट्यून हो जाएं, तथास्तु। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। और ये एपिसोड जितने भी हैं मेरे अब यूट्यूब पर भी हैं, अगर किसी का मिस हो जाए तो यूट्यूब पर ज़रूर जाइए, मेरे वाला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो मैंने 5-6 साल से छेड़ा ही नहीं है, तो उसकी भी अब सब्सक्रिप्शन मुझे चाहिए। जैसे फेसबुक में आप मेरे 5000 एक प्रोफाइल में है, 4000 दूसरी में है, 5-6 हज़ार मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो मेरे पेज पे भी हैं। तो ऐसे 10-15 हज़ार जितने सब्सक्राइबर हैं वो यूट्यूब में भी आप जाकर उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं। आपकी शुभकामनाओं के बीच बहुत बहुत शुक्रिया जो आप जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपसे मैं इजाज़त ले रहा हूं। आप अपने कमेंट्स यूं ही जारी रखिए, लिखते रहिए, क्योंकि लाइव बंद होने के बाद मैं देखूंगा किन किन दोस्तों ने शुभकामनाएं दी हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राम, सत श्री अकाल।